हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप सभी के सामने फिर से हाजिर हूँ। आज हम पढ़ेंगे सोशल साइंस, जो कि रहेगा हमारा क्लास 5 के बुक से, और चैप्टर हमारी है गवर्निंग आवर कंट्री। तो लेसन की तरफ पढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक बार रिमाइंड करा दूँ, आपका भी कोई भी रिक्वेस्टेड लेसन हो तो आप मुझे उसकी PDF या उसका इमेज इस ईमेल एड्रेस पे सेंड कर सकते हैं। तो ये है हमारी आज की बुक, जो कि है इनक्रेडिबल वर्ल्ड। इससे हम आज पढ़ेंगे गवर्निंग आवर कंट्री। तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं। इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। इंडिया एक यूनियन है, यानी कि एक समूह है जो कि बना है 28 स्टेट्स से और 8 यूनियन टेरिटरीज से, इंक्लूडिंग द नेशनल कैपिटल टेरिटरी NCT ऑफ दिल्ली, जिसमें कि ये भी आते हैं, नेशनल कैपिटल टेरिटरी भी इसमें आता है दिल्ली का। द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ मोर देन 140 करोड़। 140 करोड़ से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है, यानी कि लोग हैं हमारे इंडिया में। इंडिया इज़ अ बिग कंट्री। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गवर्न इट बाय ए सिंगल गवर्नमेंट। इसलिए इसको एक सिंगल गवर्नमेंट के थ्रू गवर्न करना, यानी कि चलाना, इसकी बागडोर देखना कि सब तरीके से अच्छे तरीके से काम हो, ये मुमकिन नहीं है अगर हम सिर्फ एक गवर्नमेंट बनाएं। इसीलिए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। हमारे जो यहाँ का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमारा इंडिया को आज़ादी मिली थी उस समय एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, यानी कि संविधान, यानी कि किस तरीके से, किस प्रकार हम हर चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, हर काम किस तरीके से होगी इस पूरे कंट्री में, उस कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक चीज़ लिखी हुई है। हर प्रकार के रूल्स इसमें मेंशन किए गए थे जब हमारी इंडिया को आज़ादी मिली थी। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। हमको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट उन्होंने बताए थे। वन इज़ द सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। एक है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको कि हम यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, एंड द अदर इज स्टेट गवर्नमेंट। दूसरा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट है। तो आप ये याद रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी सेंटर, जो कि दिल्ली में बैठी है मोदी सरकार, वो सेंट्रल गवर्नमेंट हुई। स्टेट गवर्नमेंट मीन्स छोटे छोटे स्टेट्स, जिसमें कि हम छोटे छोटे स्टेट्स को हम चीफ मिनिस्टर एक उनको प्रबंध करवाते हैं, जो कि वो स्टेट की बागडोर को अच्छी तरीके से संभाले और सब रूल्स को अच्छी तरीके से देखे। दोनों ही गवर्नमेंट, बोथ टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स वर्क टुगेदर, एक साथ मिलकर काम करती है फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। वेलफेयर यानी कि लोगों के भलाई के लिए। द यूनियन गवर्नमेंट ऑलवेज cooperates and helps the state government as and when needed। तो जो यूनियन गवर्नमेंट है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, यानी कि मोदी जी हमेशा कॉपरेट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स को, यानी कि जो हमारे स्टेट जहाँ पे हम जैसे रह रहे हैं, तो वहाँ के हमारे जो चीफ मिनिस्टर जी है उनको मोदी जी पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं। वहाँ की गवर्नमेंट बहुत अच्छे से सपोर्ट करती है जब उनको कोई भी ज़रूरत होती है उस टाइम। द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव 3 टाइप्स ऑफ वर्क टू डू। तो जो यूनियन गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, इनके बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ वर्क होते हैं जो इनको करना रहता है। तो क्या क्या है पॉइंट्स में हम देखते हैं। नंबर 1, टू मेक लॉज एंड रूल्स। तो लॉज बनाते हैं ये और रूल्स बनाते हैं, जैसे कि कोई ट्रैफिक रूल इन्होंने कर दिया, ट्रैफिक रूल फॉलो करना है। नंबर 2, टू एनफोर्स लॉज, एंड नंबर 3, टू गेट जस्टिस फॉर द पीपल। टू एनफोर्स लॉस का मतलब क्या होता है? लोगों से रूल्स को फॉलो करवाना, ये भी ये गवर्नमेंट देखती है, और साथ ही साथ लोगों को जस्टिस मिले ये भी देखती है। यानी कि अगर किसी को कोई भी चीज़ की ज़रूरत है, कोई किसी चीज़ मुश्किल में फंसा है, उसको कोई निजात चाहिए उस मुश्किल से, तो ये भी हमारी गवर्नमेंट उसे उस मुश्किल से निकालने के लिए उसे जस्टिस दिलाते हैं। अब बात आती है यूनियन गवर्नमेंट की। द यूनियन गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर एंड मेक्स लॉ फॉर द होल कंट्री। यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट
सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब, यूनियन गवर्नमेंट का मतलब सीधे मोदी सरकार को आप याद कर लेना। मोदी सरकार जो है हमारी, वो हमारे होल कंट्री के लिए यानी कि पूरे इंडिया के लिए वो लॉ बनाती है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज़ द लॉ मेकिंग अथॉरिटी। पार्लियामेंट जो है हमारा, वो हमारा उनके पास लॉ बनाने की अधिकार होता है। लॉ बनाना यानी कोई भी कानून को बना सकती है हमारी पार्लियामेंट। अब आप पूछोगे मैम ये पार्लियामेंट क्या होता है? तो पार्लियामेंट में ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं जो कि लॉ बना भी सकते हैं और लॉ को चेंज भी कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट। नेक्स्ट पेज देखिए, इंडिया फॉलोज द पैटर्न ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो इंडिया जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को फॉलो करता है। द पार्लियामेंट हैज़ 3 विंग्स। 3 विंग्स होते हैं इसके, यानी कि इसमें 3 तरीके से बोलते हैं कि 3 पार्ट्स में बटे हुए हैं। सबसे पहले है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा। तो 3 विंग्स अगर आपसे पूछेंगे तो आप क्या बोलेंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है इसके अंदर, लोकसभा और राज्यसभा। अब हम धीरे धीरे देखेंगे लोकसभा राज्यसभा ये सभी चीज़ें क्या होती है। लोकसभा को देखते हैं। द लोकसभा इज़ द मेन लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ इंडिया। लोकसभा में ही मेन जो लॉज बनते हैं वो लोकसभा में ही बनते हैं। एवरी पर्सन इन आवर कंट्री हु इज़ मोर देन 18 ईयर्स ऑफ एज हैज़ द राइट टू इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। हमारे देश में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि 18 ईयर्स का हो चुका है, उसको पूरा अधिकार रहता है कि लोकसभा में कौन कौन से मेंबर्स जाएंगे, कौन कौन से लोग वहाँ जाएंगे, उसको वो इलेक्ट कर सकता है यानी चुन सकता है। ठीक है। द कंट्री हैज़ 545 लोकसभा constituencies. The candidate who gets the maximum number of votes in his constituency is declared elected as a member of लोक सभा। जो भी कैंडिडेट खड़ा होता है लोकसभा में जाने के लिए, उनको जितना ज़्यादा नंबर ऑफ वोट्स मिलते हैं वो डिक्लेयर हो जाता है कि ये अब एक लोकसभा मेंबर बन चुका है। The members of the लोक सभा are elected for a period of 5 years. लोकसभा में जो भी मेंबर रहते हैं ना, उनको 5 years तक का ही उनके पास समय रहता है। Any Indian who is more than 25 years of age can take part in the elections of लोक सभा। जो भी 25 years के above के लोग रहेंगे, 25 years से बड़े, वो इलेक्शन में पार्ट ले सकते हैं। राज्यसभा। The Rajya Sabha is called the upper house of the parliament. It has 250 members. Out of these, 238 are elected by the members of state assemblies and 12 are nominated by the president of India. राज्यसभा में कितने टोटल मेंबर होते हैं? 250 मेंबर्स होते हैं। आउट ऑफ जिसमें से 238 जो है वो इलेक्ट किए गए रहते हैं, चुने गए रहते हैं स्टेट असेंबलीज के द्वारा, एंड जो 12 जो लोग उसमें से रहते हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट। जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो 12 लोगों को उसमें से चुनते हैं। द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली। ये याद रखिएगा, जो हमारा राज्यसभा है इसमें बाहर के लोग वोटिंग नहीं करके लोगों को उसमें शामिल कर सकते हैं, इसमें बाहर के लोग वोट नहीं कर सकते। जबकि लोकसभा में अभी हमने देखा कि हमारे जैसे आम लोग उसमें वोटिंग कर सकते हैं और तभी वहाँ पे लोग चुने जाते हैं। लेकिन राज्यसभा में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली, दे आर इलेक्टेड और नॉमिनेटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years। इनको 6 साल की इनकी अवधि रहती है, तो ये 6 साल तक के लिए रहते हैं एंड इट इज़ अ परमानेंट बॉडी। 1/3 members of the Rajya Sabha retire after every 2 years। 1/3 मेंबर्स जो रहते हैं राज्यसभा में वो हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। न्यू मेंबर्स आर इलेक्टेड इन प्लेस ऑफ द रिटायर्ड वंस। जो रिटायर हो जाते हैं उनके जगह में न्यू मेंबर्स को सिलेक्ट कर लिया जाता है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का जो किंग है वो कौन है? जिसकी वहाँ का चेयरमैन है, जिसके हाथ में सब कुछ है, वो कौन है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। तो अब हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट है उनको कौन चुनेगा? लोकसभा और राज्यसभा में जितने भी मेंबर्स रहते हैं वो उनको चुनते हैं, 5 years तक वो वैलिड रहते हैं। ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द कंट्री एंड इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। हेड ऑफ द कंट्री हम कहते हैं प्रेसिडेंट को। ठीक है।
इनको भी जब चुना जाता है तो इनका भी स्पैन होता है 5 ईयर्स तक ही ये रहते हैं, ठीक है। द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, द राज्यसभा एंड द स्टेट assemblies can elect the president of India. The minimum age to become द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ 35 ईयर्स। तो 35 ईयर्स होनी चाहिए किसी भी बंदे की अगर उसको प्रेसिडेंट बनना है इंडिया का तो। और इसको सिलेक्ट कौन करता है प्रेसिडेंट को? अभी मैंने आप सभी को बताया ना, मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट असेंबलीज जो है ये लोग सब मिलके प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करते हैं। फॉर्मिंग ऑफ गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट बनती कैसे है, अब हम इस पे आ गए हैं। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। इंडिया का जो डेमोक्रेसी है बहुत ही विशाल है, बहुत बड़ा है। देर आर मैनी पॉलिटिकल पार्टीज़ इन आवर कंट्री, हमारे कंट्री में बहुत पॉलिटिकल पार्टीज़ है, जैसे कि कांग्रेस, बीजेपी और बहुत अलग अलग भी है, आपने सुना ही होगा उनके नाम। These parties put up their candidate to contest elections in different constituencies। तो ये जो पार्टीज़ रहती है ये अपना एक जो लीडर है उसको खड़ा करते हैं और उसको लड़वाते हैं, ठीक है। जो जीतता है वो वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। तो द इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब इलेक्शन को कौन कंडक्ट करवाता है? जो इलेक्शन होता है, कौन सी सरकार बनेगी, तो ये करवाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। द पॉलिटिकल पार्टी विच विंस मोर देन 50% सीट, जो भी पार्टी 50% से ज़्यादा सीट ले लेती है, जीत जाती है, इतने वोट्स उनको मिल जाते हैं, इज़ इन्वाइटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू फॉर्म द गवर्नमेंट। उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बुलाते हैं अपने पास और उनको कहते हैं अब आप सरकार बना सकते हैं। इन सम इलेक्शंस अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी इज़ नॉट एबल टू विन अ क्लियर मेजॉरिटी। कभी कभी क्या होता है कि कुछ इलेक्शन के समय ना एक सिंगल पार्टी, जैसे कि बीजेपी मान लो फॉर एग्जांपल, कि बीजेपी पूरी तरीके से जीत नहीं पाई, पूरे सीट्स उनको नहीं मिले, वोट उनको कम मिले। In such case, a few like-minded political parties join together to form a coalition government। तो क्या होता है कभी कभी, जैसे मानो फॉर एग्जांपल भी मैंने बताया कि बीजेपी जीत नहीं पाई, उनको बहुत सारे वोट्स नहीं मिले, तो कोई भी छोटी छोटी पार्टीज़ होती है ना जो कि लड़ रहे होते हैं, तो उनके और ये हमारे बीजेपी दोनों के सीट्स मिलाकर अगर ये जीत रहे होते तो दोनों पार्टी साथ में मिल जाती है और फिर दोनों मिलकर गवर्नमेंट बनाती है। द पॉलिटिकल पार्टी और ग्रुप ऑफ पार्टीज जॉइंटली इलेक्ट देयर लीडर। अब ये दोनों जो पार्टीज़ है ये दोनों मिलकर अपना एक लीडर को सिलेक्ट करते हैं। द लीडर इज़ अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो लीडर है उनको हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बना देते हैं। ही इज़ इन्वाइटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू फॉर्म द यूनियन कैबिनेट। अब उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बुलाते हैं प्राइम मिनिस्टर को और कहते हैं यूनियन कैबिनेट बनाइए या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाइए। द मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन कैबिनेट कैन बी फॉर्म द लोकसभा एंड राज्यसभा। तो जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं कि हमारे टीम में कितने कितने लोग रहेंगे और क्या क्या हम उनको बनाएंगे। तो ये जो रहते हैं ना मिनिस्टर्स, ये राज्यसभा से भी हो सकते हैं या फिर लोकसभा से भी इनको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। द स्पीकर जो होते हैं वो चेयर पर्सन होते हैं लोकसभा के एंड इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लोकसभा ओनली। और उनको लोकसभा के लोग ही सिलेक्ट करते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट, अब हम देख लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, अब हम देखेंगे स्टेट गवर्नमेंट। ईच स्टेट इन इंडिया हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली। द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑल्सो कॉल्ड MLA। तो हर स्टेट में ना इंडिया के एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको कि हम MLA कहते हैं, आर इलेक्टेड बाय द पीपल लिविंग इन दैट स्टेट ओनली। उन्हीं के लोगों के द्वारा उसको सिलेक्ट किया जाता है। किसको? MLA को। एंड शुड बी मोर देन 18 ईयर्स ऑफ एज। वो 18 साल से बड़ा होना चाहिए जो भी MLA रहेगा। द MLAs आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। MLAs को भी 5 ईयर्स तक ही उनका स्पैन रहता है। द पॉलिटिकल पार्टी which has won more than 50% seats of the assembly election has the right to form the state government। सेम उसी तरीके से होता है इसमें भी। जो भी पॉलिटिकल पार्टी 50% से ज़्यादा सीट जीत लेती है इन द असेंबली इलेक्शन में, उन्हीं को स्टेट गवर्नमेंट की सरकार बनाने का
वो बना सकते हैं। द गवर्नर हु इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का हेड कौन है? गवर्नर। गवर्नर को किसने अपॉइंट किया है, किसने बनाया है गवर्नमेंट को? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। The governor is appointed by the recommendations of the union government for a term of 5 years. इसको हम बोल सकते हैं ऐसे, द गवर्नमेंट जो है इसको अपॉइंट किया गया है यूनियन गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन से, जो कि 5 years तक ही इनका स्पैन रहता है। द लीडर ऑफ द विनिंग पॉलिटिकल पार्टी इज अपॉइंटेड द चीफ मिनिस्टर। जो लीडर होता है, जो जीत गई है वो पार्टी का जो लीडर होता है उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है स्टेट का। ही इज़ इन्वाइटेड बाय द गवर्नर। उनको गवर्नर बुलाते हैं और टू फॉर्म द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब वो भी आते हैं और अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाते हैं, यानी कि मिनिस्टर को सिलेक्ट करते हैं किसको क्या ड्यूटी देना है, वो सब बातें होती है। द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इज इलेक्टेड बाय द एमएलएस। स्पीकर जो होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, उसको कौन सिलेक्ट करते हैं? यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की जब बात आती है तो एमएलएस लोग मिलकर उसको सिलेक्ट करते हैं। द स्पीकर इज द चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। जो स्पीकर रहते हैं वो चेयरमैन रहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज के। सम स्टेट्स इन आवर कंट्री ऑल्सो हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। कुछ स्टेट्स के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी होती है। जुडिशियरी अब हम देखेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ द प्रोविजन फॉर एन इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ जुडिशियरी। द जुडिशियल बॉडीज़ इन आर कंट्री आर कॉल्ड द कोर्ट्स। जुडिशियल बॉडीज़ जो रहती हैं उनको क्या कहते हैं? कोर्ट। यानी कि अब हम कोर्ट के बारे में सब देखेंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पास ये अधिकार होता है फॉर इंडिपेंडेंट जुडिशियरी होती है हमारे पास, यानी कि हमारे पास अपना खुद का अधिकार होता है। द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी ऑफ इंडिया इज़ द सुप्रीम कोर्ट। सबसे हाईएस्ट बॉडी क्या है जुडिशरी बॉडी? वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी फैसला होता है। अगर कोई भी किसी का कोई केस चल रहा है तो सबसे पहले तो वो नॉर्मल कोर्ट पे जाएंगे। अगर वहाँ उनका काम नहीं होगा तो वो हाई कोर्ट पे जाते हैं। अगर हाई कोर्ट पे भी उनकी कोई बात नहीं बनी तो वो अपना केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आ गया वो अंतिम फैसला होता है। उसके बाद इंसान को वो फैसला को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। इट इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। ये कहाँ पे है सुप्रीम कोर्ट? न्यू दिल्ली पे। द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही वहाँ के जजेस को सिलेक्ट करते हैं। द सीनियर मोस्ट जज इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो सीनियर मोस्ट यानी सबसे बड़े जो जज है वो चीफ जस्टिस है हमारे इंडिया के। द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ फाइनल इन ऑल लीगल मैटर्स। ये फाइनल डिसीजन होता है, मैंने अभी आप सभी को बताया था जैसे। द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी इन द स्टेट इज़ द हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट। द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी यानी कि हाई कोर्ट, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि हाई कोर्ट जो रहता है वो स्टेट का, वो हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी रहता है, वहाँ पे कोर्ट है वो, ठीक है। एट प्रेजेंट देयर आर 18 हाई कोर्ट्स इन इंडिया। कितने हाई कोर्ट्स है यहाँ इंडिया में? हर स्टेट में हाई कोर्ट्स तो रहते ही हैं, तो अभी हमारे पास 18 हाई कोर्ट है, ठीक है। उसके बाद सम हाई कोर्ट्स लुक आफ्टर द वर्क ऑफ मोर देन वन स्टेट। कुछ हाई कोर्ट ऐसे रहते हैं जो कि सिर्फ एक स्टेट नहीं बल्कि एक से ज़्यादा स्टेट्स को भी देखते हैं, उनके भी फैसले वही लेते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए यहाँ दिए गए हैं, सच एज पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट एट चंडीगढ़। तो पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट कहाँ पे है? चंडीगढ़ में है। तो चंडीगढ़ में जो हाई कोर्ट है वो पंजाब का भी सारा प्रॉब्लम्स को देखते हैं, वहाँ पे कोर्ट है, और हरियाणा का भी वो सारा कुछ देखते हैं। दिल्ली इज़ द ओनली यूनियन टेरिटरी दैट हैज़ अ हाई कोर्ट। तो एकलौता दिल्ली ही है जो यूनियन टेरिटरी के अंदर आता है जिसका कि एक हाई कोर्ट है। एवरी डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट हैज़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट भी जो होती है ना, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं। अदर टाउन्स एंड सिटीज़ हैव लोअर कोर्ट्स। जो उससे भी छोटे छोटे सिटीज़ रहते हैं ना, उनके अपने अपने छोटे छोटे कोर्ट्स भी रहते हैं। तो ये था हमारा आज का चैप्टर एक्सप्लेनेशन। आशा करती हूँ कि आप सभी को एक्सप्लेन अच्छे से किया होगा मैंने। तो मेरी एक सब्सक्राइबर का रिक्वेस्ट था कि मैम मुझे इसमें प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। आपकी एक्सप्लेनेशन आप जब करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आती है। तो इस वजह से उनके एक छोटे से रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियो को बनाया है। हो सकता है कि इस
वीडियो के थ्रू थोड़ी आप लोगों की भी हेल्प हो गई हो तो सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। मेरे शॉर्ट सेक्शन में स्वाइप कर लेना, वहाँ पे खूब सारे नेम रिक्वेस्ट मिलेंगे, कमेंट्स कर देना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करें, मुझे बताएं कि नेक्स्ट कौन सा वीडियो लाऊं। चलो मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।